ओबीसी को 52 को 27 मिला और आज षड्यंत्रकारियों ने, लुटेरा वर्गों ने निजीकरण और आउटसोर्सिंग के नाम पर सारे आरक्षण को शून्य घोषित कर दिया एक तरह से, क्योंकि निजीकरण में, आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण नहीं है। तो आपका संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन बाबा साहब ने जो बातें कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो, वो जानते थे कि संविधान में जो लिखित बातें हैं, जब आप इसको नहीं पढ़ेंगे और इसको अमल में नहीं लाएंगे, जो हजारों वर्षों से आपको शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति से बेदखल किया, वो मुफ्त में और गिफ्ट में अधिकार देने वाला नहीं है। लेकिन आज हम डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन हमको क्या लगता है कि चूंकि हमने मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का बनाया सिलेबस पढ़ा, तो हम समझते हैं कि मैं बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने सिलेबस कौन सा पढ़ा, उसको पढ़ के मैंने प्रोफेसर बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, एमपी एमएलए बना। तो अपने आप में हम गैर बराबरी को मान रहे हैं, हम मानवतावादी सोच नहीं रख रहे हैं। तो दुश्मन के साथ जाति के नाम पर वो हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ये पालतू तीतर है, पालतू कबूतर है, और जो कहता है दुश्मन और दुश्मन का संगठन वो करता है। तो आपको इस बात पर नजर रखनी होगी। साथियों, आज संविधान, हम बोलते हैं जय संविधान, हम बोलते हैं जय संविधान, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, नमो बुद्धा, और तमाम चीज जो बोलने का अधिकार है वो सिर्फ ये संविधान देता है। आर्टिकल 19 आज निश्चित तौर पर हम सबों के लिए एक मौका है। एआईबीसीएफ जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का संगठन है, और हम लोग निश्चित तौर पर शिक्षित हुए, जागृत नहीं हुए। परिणाम ये है कि 90 के दशक में और 1950 में एससी, एसटी को रिजर्वेशन मिला। 16 नवंबर 1992 को ओबीसी को 52 को 27 मिला, और आज षड्यंत्रकारियों ने, लुटेरा वर्गों ने निजीकरण और आउटसोर्सिंग के नाम पर सारे आरक्षण को शून्य घोषित कर दिया एक तरह से, क्योंकि निजीकरण में, आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण नहीं है। तो आपका संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन बाबा साहब ने जो बातें कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो, वो जानते थे कि संविधान में जो लिखित बातें हैं, जब आप इसको नहीं पढ़ेंगे और इसको अमल में नहीं लाएंगे, जो हजारों वर्षों से आपको शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति से बेदखल किया, वो मुफ्त में और गिफ्ट में अधिकार देने वाला नहीं है। इसके लिए आपको संघर्ष करनी होगी। आपको प्रत्येक आर्टिकल को आत्मसात करके, जानकारी लेकर के वो मिला कि नहीं, उसकी लड़ाई लड़नी होगी। कौन अधिक शेष खा रहा है, आपको जानना होगा। तो जागृति का जो 5 सिद्धांत है, वो जागृति का 5 सिद्धांत क्या है? एक जागृत व्यक्ति, आप शिक्षित हैं, आप एमए, पीएचडी, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, एमपी, एमएलए हैं, आप शिक्षित हैं, आप एकेडमिक नॉलेज लिए। लेकिन कबीर साहब, संत रैदास से लेके ज्योतिबा फुले राजपुता कोई यूनिवर्सिटी के नहीं गए थे, कोई ये शिक्षा नहीं, ये सिलेबस का शिक्षा नहीं लिए थे। वो समाज को गढ़े थे,
वो समाज को पढ़े थे कि समाज में जो व्याप्त प्राथमिक व्यवस्था है, जिसमें जो ये गैर बराबरी है, जिसमें जो ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद ने जो जाति और वर्ण के नाम पे शोषण किया, वो क्यों किया, क्यों किस तरह से कर रहा है, तो ये शिक्षा में आपको सिलेबस में नहीं दिया गया है। वो समाज को पढ़े थे, समाज को गढ़े थे, लेकिन आज हम डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन हमको क्या लगता है कि चूंकि हमने मनुवाद का, ब्राह्मणवाद का बनाया सिलेबस पढ़ा, तो हम समझते हैं कि मैं बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने सिलेबस कौन सा पढ़ा, उसको पढ़ के मैंने प्रोफेसर बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, MP MLA बना। तो अपने आप में हम गैर बराबरी को मान रहे हैं, हम मानवतावादी सोच नहीं रख रहे हैं। लेकिन है क्या, आज के डेट में जो सब्जेक्ट रखा गया कि प्रत्येक घर में संविधान रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए? इन शूद्रों को, इन पिछड़ों को, इन SC ST को क्यों रखना चाहिए? ये क्यों रखना चाहिए? अगर दिल पर हाथ रखकर देखिए तो क्या ये संविधान हमारे घर में है? जो अधिकार का दस्तावेज है, तो जिनके घर में है, क्या हमने अपने पड़ोसी को प्रेरित किया? ये संविधान हमारे घर में क्यों रखना चाहिए? क्या आपके घर में, आपका जहां घर है, क्या उस जमीन का कवाला है कि नहीं, खतियान है कि नहीं, रसीद है कि नहीं? क्यों है? क्योंकि इससे आपकी पहचान होती है, आपको बोध होता है कि ये जमीन मेरा है, जिस जमीन पे घर बना है वो घर मेरा है, वो तय करता है। इसीलिए आपके घर में, उस जगह जहां आपका घर है, वो घर का खतियान और कवाला और रसीद है आपके पास, आपके पिताजी दादाजी के नाम से है। लेकिन आपके बाबा साहब ने जो संविधान लिख के गया, जो अधिकार का दस्तावेज है, जो एक ही कोई ग्रंथ है देश में, जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, वो है संविधान। क्या हमने अपने पड़ोसी को प्रेरित किया? अगर नहीं किया तो दोषी कौन? दुश्मन। वो तो चाहता है कि फिर से ये राष्ट्र आए। कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश, कौन सा विधान लागू हो? कौन चाहता है? ये जो ब्राह्मण पोंगा पंडित लोग हैं, वो क्यों चाहता है? मनुस्मृति का समर्थन क्यों करता है? क्योंकि उनके पूर्वजों ने लिखा इस ग्रंथ को, जिसमें यहाँ के नागवंशियों को शूद्र और अति शूद्र घोषित किया, उससे भी उसको मन नहीं भरा, तो उन्होंने इसमें जातियों में वो जो व्यवसाय था उसको दृढ़ किया, और उन्होंने कहा कि जिसका जो काम है वो करते रहना चाहिए। और उन्होंने अपने आप को कहा कि तो ये काउंटर रिवॉल्यूशन आ रहा है बुद्धा के समय से, कबीर साहब और संत रायदास के समय से ये काउंटर रिवॉल्यूशन आ रहा है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले उसको आगे बढ़ाए, और उन्होंने एक किताब लिखी 1873 में। वो किताब है, वो ग्रंथ है गुलामगिरी। ये गुलामगिरी हमारे घर में है, जो हमारे मान्यवर शंभू भाई बता रहे थे कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्रों का सत्यानाश हुआ, इनका थीम है। और 1873 में जब ये गुलामगिरी लिखा गया, तो इनको पढ़ के नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों को गोरे से आजाद कर दिया, और जिनके लिए लिखा गया, क्या वो पढ़ाया, वो पढ़ा इस गुलामगिरी को? हमारे बाबा साहब ने अपना गुरु राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले को माने, और दूसरा गुरु कबीर साहब को, और अंत में उन्होंने जाके बौद्ध धर्म को समर्पित किए। तो आपको समझना होगा। इसीलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन बात करूंगा कि भारत में जो संविधान है, उस संविधान जो एक ही राष्ट्रीय ग्रंथ है और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। लेकिन आज इसका जब मूल कर्तव्य पढ़िएगा, इसका जब आर्टिकल 13 पढ़िएगा, तो आर्टिकल 13 में लिखा है स्पष्ट, क्योंकि हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने में हमारे लोग कंजूस है।
तो उसको अमल में लाना और कठिन होता है, लेकिन पहले पढ़ना पड़ता है। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी कानून, कोई भी ग्रंथ, कोई भी रूढ़िवादिता, कोई भी ऐसा जो कानून है जिस हद तक आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उस हद तक वो कानून शून्य घोषित किए जाते हैं। तो एक लाइन में बाबा साहब ने तमाम मनुस्मृति से लेकर के 108 स्मृति, चारों वेद पुराण, जिसमें अमानवीय बात है, जिसमें मानव को मानव नहीं समझा गया, ऐसे सारे ग्रंथ को शून्य घोषित किया गया। इसीलिए क्योंकि वह मानवता पर आधारित ग्रंथ नहीं है। लेकिन आज इस संविधान को, जो मूल कर्तव्य का 11 मूल कर्तव्य है भाग 4 को में आप पढ़ते नहीं है, उसका पहला लाइन है कि हम संविधान का पालन करेंगे। पहला लाइन है हम संविधान का पालन करेंगे, संविधान में वर्णित बातों को हम अमल करेंगे। लेकिन क्या आज तक हमने मूल कर्तव्य का पालन किया? पहला मूल कर्तव्य एक भारतीय नागरिक होने का, क्या हमने ऐसा किया? अगर नहीं किया तो कैसे 9 अगस्त 2018 को जंतर मंतर पर अंतरराष्ट्रीय मूल निवासी दिवस के दिन जो है वहां के मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने जलाया इस संविधान के प्रतीक को, और 7 ब्राह्मण जेल में है, उस पर एक पर देशद्रोह का मुकदमा मुकर्रर हो गया। ये कैसे संभव हुआ? कौन है वो लोग जो इस संविधान को विरोध में आज भी षड्यंत्र कर रहा है? तो आपको पहचानना होगा। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि दुश्मन जो आपको मीठी मीठी बातों पे हमारे लोगों को घर घर जा करके प्रत्येक चीज मानसिक रूप से वो आपको डराया। कैसे डराया और डरा हुआ व्यक्ति कैसे गुलाम होता है, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। आप बताइए, हम लोग सो कॉल्ड हिंदू है, तथाकथित हिंदू, लेकिन हिंदू नाम का इस देश में कोई धर्म नहीं है, पूरे पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एक बात, जो हिंदू धर्म कहते हैं वो वेद पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद सब जगह ब्राह्मण धर्म लिखा है, हिंदू धर्म कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमारे समाज को पता होना चाहिए कि इस वेद पुराण मनुस्मृति जो जिसमें ब्राह्मण को श्रेष्ठ, बाकी को निकृष्ट घोषित किया गया, लेकिन आज भी हमारा SC, ST, OBC के लोग उसी ग्रंथ को मानते हैं। लेकिन जिससे उसको SPDM हमारे पूर्वज कहा करते थे, हमारे काशीराम साहब कहा करते थे, क्या कहा करते थे? कहते थे कि आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM PM। लेकिन आपको आज पता है कि कौन लोग दुश्मन के साथ हैं, कौन सी पार्टी दुश्मन को मजबूत कर रही है, ये भी आपको याद रखना होगा, ख्याल रखना होगा। और अपने ही नेताओं को आपको आईना दिखाना होगा जो दुश्मन के साथ जाति के नाम पर वो हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। ये पालतू तीतर है, पालतू कबूतर है, और जो कहता है दुश्मन और दुश्मन का संगठन वो करता है। तो आपको इस बात पर नजर रखनी होगी। साथियों, आज संविधान, हम बोलते हैं जय संविधान, हम बोलते हैं जय संविधान, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, नमो बुद्धाय, और तमाम चीज जो बोलने का अधिकार है वो सिर्फ ये संविधान देता है आर्टिकल 19 के तहत। ये जब जय संविधान बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जब जय संविधान बोलते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इस देश में सभी नागरिक समान है। जब आप जय संविधान बोलते हैं तो इस देश में पता चलता है कि इस देश में जो है कोई ब्राह्मण ऊंच और कोई नीच नहीं है, सभी भारतीय समान है। जब आप जय संविधान बोलते हैं तो यहाँ लिंग के आधार पर कोई गैर बराबरी नहीं होती है, ये आपको एहसास दिलाता है। जब आप जय संविधान बोलते हैं तो जाति के नाम पर जो हो रही अत्याचार है उसको खत्म करने की एहसास होती है। ये जय संविधान कहने पे एहसास होता है। जब हम जय संविधान बोलते हैं तो ये पता चलता है कि इस देश में साधन और सत्ता पर सारे लोगों का समान अधिकार है, इसलिए हमें जय संविधान बोलना चाहिए। ये आपको पता नहीं है कि जय संविधान बोलने से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 38(2) में ये लिखा गया है कि भारत के सारे संसाधनों पर सभी लोगों का समान स्वामित्व है। क्या आप इस बात को जानते हैं?
क्यों आज संविधान के विरोध में जाकर के अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सत्तर विप्रो तमाम क्रॉनिक कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि पूंजीपति को बढ़ावा दिया जाए? संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर कहा गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय? क्यों आज 80 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे 5 किलो और 10 किलो अनाज पे है? क्यों? तो ये आपको समझना होगा। और ये संविधान ही आपकी वो ताकत है जिसको वो चाहता है बदलने के लिए। और किसने कहा था आपकी बार 400 का पार, और क्यों ऐसा कहता था? तो आपको समझना होगा कि कौन आपके आरक्षण का विरोध करता है, कौन आपके 13 पॉइंट क्लस्टर को समाप्त किया था, लाया था, और SC ST OBC के बहुजनों के लेक्चरशिप में, व्याख्याता में आरक्षण समाप्त किया था? कौन है वो लोग? ऐसा करते हैं वही इस संविधान के विरोधी लोग हैं। और आपका हथियार संविधान है, ये हमेशा याद रखना होगा। संविधान में ये आपकी बोली ही बोली है, आपकी आवाज ही आपका ताकत है, और ये बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान देता है। किसी का औकात नहीं है, किसी चाहे वो कोई भी वर्ग और कोई भी वर्ण से हो, आपको बराबरी का अधिकार देता है। याद रखिए, जब शहीद जगदेव बाबू ने कहा था और ललकार करके उसके मांग में कहा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धर्ममंत्री और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हमारी अकर्मण्यता के कारण से उनकी तो हत्या हो गई, बाबा साहब की हत्या तो हो गई, कबीर साहब की हत्या तो हो गई, उनके कब्रों पर हमारी बुलंद इमारत है, लेकिन उनके विचारों को, उनके आचरणों को हमने छोड़ दिया, उनके बताए मार्गों पर हमने चलना छोड़ दिया। यही कारण है कि आज देश मनुवादियों के चंगुल में फंस चुका है, ब्राह्मणवादियों के चंगुल में फंस चुका है, और हम उनके विचारों के गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए आपको समझना होगा। और डरा हुआ कौम मुर्दा होता है। क्यों अभी सब लोग कह रहे थे कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मुक्ति का मार्ग, बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन मंदिरों की ये लंबी कतारें पुस्तकालयों में लग जाएगी, उस दिन ये भारत फिर से विश्वगुरु होगा। क्योंकि बहुजन समाज आज भी मंदिरों की लंबी कतारें में लगी हुई। इसलिए आप अगर अपने पूर्वजों को मान सम्मान ये देना चाहते हैं और स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, तो आपको बाबा साहब के विचारों पर, फूले और पेरियार के विचारों पर, संत रैदास और कबीर साहब के विचारों को अमल करना होगा। उसके बगैर आपका कोई रास्ता नहीं है। बुद्ध मार्गी बनना पड़ेगा, ज्ञान मार्गी बनना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया। उन्होंने कहा मैं मार्ग दाता हूँ, मैं मुक्ति दाता नहीं हूँ, आपको मार्ग दे सकता हूँ, उस पर चलना आपका काम है। क्या हम SPDM से लेकर के इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, तमाम शिक्षक और प्रोफेसर बन गए, क्या उस मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं? अगर नहीं चलने का काम कर रहे हैं तो गुलामी, चूंकि फूले तिलक ने लिखा 1896 में किताब संविधान, उसमें लिखा है उसने कि हमारे पूर्वजों ने बहुत भारी भूल की, यहाँ के सूत्रों को जिंदा छोड़ दिया। आप नाम जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जी का, बहुत पतली किताब है, वो किताब है जाति, संस्कृति और समाजवाद। उसके पेज नंबर 35 पर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों, तुमने जो खाई खोदी है, तुमने जो जाति, वर्ण और उच्च नीच की खाई खोदी है, अगर उस खाई को तुमने आगे बढ़ के पाटने का काम नहीं किया, तो जिस दिन ये शूद्र जगेगा, ये बहुजन जगेगा और उस खाई को पाटने का काम वो खुद करेगा, तो उस खाई से ऐसी सांड निकलेगी तो उसमें तुम समाप्त हो जाओगे। लेकिन आज भी वो काम नहीं कर रहा है। आज भी वो गैर बराबरी को पोषण कर रहा है और जाति और वर्ण के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ और बाकी को निकृष्ट कर रहा है। आज भी इसीलिए हमको संविधान पढ़ने की जरूरत है, अपने महापुरुषों को जानने की जरूरत है। तो साथियों, हर घर में बहुजन के घर में, SC ST OBC और माइनॉरिटी के घर में ये संविधान रहे, इसके लिए हम लोग घर घर जाएंगे,
और संविधान पहुंचाएंगे। हम इस अवसर पर इतना ही कहेंगे। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट आज का है कि संविधान विरोधी कौन है, ये क्लियर हो गया। और तीसरा सब्जेक्ट है जातिगत जनगणना। तो इस पर बात हो चुकी है, वो गणना क्यों करेंगे। 2011 का गणना है, हम लोग 97% है। इसको मैं ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ। 2011 में एससी एसटी की गणना हुई है, माइनॉरिटी की गणना हुई है, ओबीसी और सामान्य जाति की गणना नहीं हुई। ओबीसी जो 52.25% था 1931 में, और एससी एसटी और माइनॉरिटी की गिनती लगातार होती जा रही है, हो रही है हर 10 साल पे। तो 2011 में एससी एसटी की गणना हुई। एससी एसटी की गणना कितनी हुई? जो 15% था वो बढ़ के 16.6% है। आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। और जो आदिवासी है वो 7.5% था, अभी 8.6% है। ये 2011 का डाटा है। 16.6 और 8.6 को जोड़िएगा तो 25.2% होता है, 25.2%। और माइनॉरिटी 20.2% है। ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जोड़िएगा तो ये 45.4% होता है। और 45.4 और मान लेते हैं ओबीसी जो यादव से लेकर के तमाम इधर पिछड़ी जाती है, अगर उसकी जनसंख्या 52.2% ही है, अगर उसको 52% ही मान ले, ना घटा ना बढ़ा, तो 45.4% प्लस 52.25%, तो ये होता है 97.5%, 97.45%। अर्थात 45 को छोड़ दीजिए, 97% हम हैं। हमारे मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे, ये कैसी लाचारी है, 85 पर 15 भारी है। मैं कहता हूँ एआईबीसीएफ का कि ये कैसी लाचारी है, 97 पर 3 भारी है। अब ये समझना होगा कि ये ताली बजाना नहीं, आखिर हम क्या है कि 3% लोग, और 3% लोग में भी जो 1% से कम है, वो सारा रूल और सारा देश पर गवर्न कर रहा है। क्योंकि समाज व्यवस्था पर अनपढ़ पोगा पंडित राज कर रहा है, अपने विचार को फैला रहा है। जो पढ़ा लिखा है एसपीडीएम और एमपी एमएलए बन करके देश पे राज कर रहा है, वो 1% लोगों का 5 राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी का एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इस देश में लोकतंत्र है कि ब्राह्मण तंत्र, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि इस देश में न्यायपालिका उसके कब्जे में है। इस देश में एनडीए और इंडिया गठबंधन, उधर कांग्रेस है, इधर जो है बीजेपी है लीड रोल में। आप समझ सकते हैं दोनों को बनाने वाले कौन है। मैं ज्यादा उधर विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको काउंटिंग के मसले पे आपको देखना होगा। अगर काउंटिंग हो जाती है तो ये जो 97% जो सबसे नीचे है, जो हैंग माउथ है, वो अगर हो जाएगा तो रातों रात क्रांति होगी। और जो 1% भी नहीं है, वो सबसे ऊपर है। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, जो सबसे नीचे है ये 97%, और काउंटिंग होगा तो, और जो ये अपनी हक और अधिकार की लड़ाई करेगी, संवैधानिक लड़ाई, तो ये जो अधिकार मिलेगा तो ये सबसे ऊपर हो जाएगा। और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे होगा। तो इस तरह से देश में जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात जो है संविधान कहती है। तो संविधान अमल में आ जाएगा। संविधान लोकतंत्र अगर आ जाता है और ब्राह्मण तंत्र खत्म होता है, समाप्त होता है, तो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र निर्माण होगी, ऐसा ये संविधान कहता है। लेकिन वो क्यों चाहता है कि ये फिर से मनुस्मृति लागू हो? क्योंकि इसमें ब्राह्मण को श्रेष्ठ, बाकी को नीच घोषित किया गया है, और बाकी को सारे अधिकार उसके लिए रखा गया सुरक्षित। तो आपको समझना होगा और दुश्मन के इस ग्रंथ को भी पढ़ना चाहिए कि ये जो जब 1950 से पहले लागू था, तो आपके पूर्वजों के लिए किस तरह से ये कुठाराघात होता था, किस तरह से ये लुटेरा वर्ग, कमरेरा वर्ग को समाप्त करने, और उसको जो है कुर्सी पर बैठ करके आप जो सुन रहे हैं, हम जो माइक पर बोल रहे हैं, तमाम लोगों को जो ये सम्मान मिल रहा है, उसके पीछे ये संविधान है। क्योंकि हमारे लोगों को तो बाबा साहब ने जो काम किया था, चावदार
पानी पीने का अधिकार के लिए जो आंदोलन किया था, तो सोचिए, आपको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने महान आंदोलन से शुरू किया, महान आंदोलन से शुरू किए, फिर उन्होंने SC/ST फेडरेशन बनाए, और SC/ST के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ तो OBC को 340 में उन्होंने अधिकार दिलाए, फिर 15(4) और 16(4) को फंडामेंटल राइट में डाले। इस तरह से जाति से शुरू किए बाबा साहब ने, फिर SC/ST में गए, फिर OBC में, और तमाम माइनॉरिटी को भी उसने लिया, और इस तरह से जो है एक जाति से जमात में बदल दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे हुए जितने भी जाति के लोग हैं, वो हमारे एक मानसिक रोग है। वो मानसिक रोग को एक दिन में झटके से समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जाति में जाइए और समझाइए कि आपके महापुरुषों ने आपके लिए क्या किया, ये संविधान क्यों दिया, बाबा साहब ने इसमें क्या लिखा है। तो जब आप अपने रिलेशन में जाएंगे, आप अपने सगे संबंधी में जाएंगे, तो वहां आपको ये बताना होगा। हमारी कमजोरी जो है, हम बोलते नहीं अपने लोगों के बीच। हमारा कहना है, जो हमारे शंभू सर बोल रहे थे कि हम वोकल और सोशल नहीं है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो लोग वोकल होता है, सोशल नहीं होता है, लेकिन षड्यंत्रकारी होता है। हम षड्यंत्रकारी नहीं होंगे, लेकिन वोकल और सोशल होंगे। अपने लोगों को बताएंगे इस देश में हमारी जो विरासत है पुरखों की, उसको, इस संविधान को कैसे बचाएंगे। वो बचाएंगे तब जब हम दुश्मन के नीति और रणनीति को जानेंगे। उसका नीति और रणनीति बनाने वाला संगठन है RSS, जहां मनुवादी बैठ करके हमारे विरुद्ध एक व्यूह रचना करता है। तो आने वाले समय में हम उन व्यूह रचना को AIBCF तोड़ेगी, और तमाम जो संगठन चल रहे हैं SC/ST OBC के, उस संगठन को हम एकजुट करेंगे। आप संगठन चलाइए। हमारे शंभू सर है, जब हम लोगों का मीटिंग हुआ था हैदराबाद में, तो 146 संगठन इस देश के लोगों ने ईश्वरैया सर के नेतृत्व में आए, और 27% नीट का रिजर्वेशन लागू हुआ था। तो हम इसी तरह से आगे भी, जितने भी मेरा पूरक संगठन है, हम सब संगठनों से, कोई मेरा बैर नहीं है किसी से। हम सारे संगठनों को भातृत्व प्रेम देंगे, और सबको मिल करके कोऑर्डिनेट करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने इस बात को ध्यान पूर्वक सुनी है, और मैं ज्यादा, समय बहुत हो चुका है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।